गुड मॉर्निंग। अब हम इनकम टैक्स में इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, आयकर की दूसरी है मकान संपत्ति से आय। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी वेतन के बाद किसी व्यक्ति की आय का दूसरा मुख्य स्रोत, ये आय का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है मकान संपत्ति से आय। इसके अंतर्गत करदाता के मकान संपत्ति को तथा उससे लगी भूमि को किराए पर उठाने से जो आय प्राप्त होता है उसे शामिल किया जाता है। ठीक है ना। तो आय के मुख्य 5 साधन बताए हैं आपको आयकर के अंदर। ठीक है, आयकर के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की आय का साधन जो है, ठीक है, वो कौन कौन सा था? एक वेतन है, मकान संपत्ति है, ठीक है, व्यापार पेशा है, पूंजी है और आपका। तो इसमें हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, मकान संपत्ति। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी भी व्यक्ति की आय के जो साधन है वो तो वेतन से ही होता है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से कैसे आय होता है कि भाई मकान तैयार होता है, मकान बना हुआ रहता है, मकान को किराए पर दे दिया जाता है या मकान का कुछ पार्ट को किराए पर दे दिया जाता है या मकान से संबंधित या भूमि से संबंधित जो भी मकान से लगा हुआ जमीन है और उसको यदि किराए पर उठाता है या किसी भी प्रकार से उससे उसकी आय होती है, उसको मकान संपत्ति आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मकान संपत्ति में कर लगाने का जो आधार है, मनी टैक्स जो लगता है, वह क्यों लगता है, क्या है? तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत उन्हीं मकान की आय कर योग्य होगी जिन पर करदाता का स्वामित्व है, अर्थात वो उसका ओनर है, मकान का स्वामी है, तथा वह उन मकानों को अपने व्यापार या पैसे के लिए प्रयोग नहीं करता है। आयकर अधिनियम की धारा आयकर अधिनियम की धारा इसमें मकान संपत्ति से आय को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार से मकान संपत्ति से आय शिक्षक के करदाता के स्वामित्व वाले मकान तथा इससे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगता है, किंतु संपत्ति के ऐसे भाग घोषित को छोड़ दिया जाता है जिन्हें वह स्वयं के द्वारा संचालित किसी ऐसे व्यापार या पैसे के लिए प्रयोग करता है जिसके लाभों पर आयकर लगता हो। ये आपका आयकर अधिनियम की धारा 22 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। आयकर की दृष्टिकोण से मकान संपत्ति से आय, इसमें ओनरशिप वाली जो मकान संपत्तियां हैं या इसके साथ में लगी हुई भूमि है, ये कर योग्य होगी। आयकर की दृष्टि से हम इसको कुछ भागों में इसको विभाजित किया गया है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं किया गया है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए शहरी ग्रामीण है, कच्ची या पक्की है, देशी या विदेशी है, मकान संपत्तियों में किसी भी
प्रकार से कोई भी अंतर नहीं किया गया है। ये मुख्य बिंदु है, ये आप ध्यान रखेंगे। बल्कि कार्यों के आय के दूसरे की गणना जब की जाती है तो उसको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मान लो उसे किराया दिया गया मकान, फ्लैट या बंगला, ठीक है, मकान का जो किराया है उसको आप बांट सकते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। उसका किराया दिया हुआ है, ठीक है। उसका किराया दूसरा स्वयं आवास, उनका स्वयं आवास, तीसरा संस्था किराया, संस्था किराया, और चौथा है स्वयं के व्यापार, व्यापार के लिए उपयोग, ठीक है। और पांचवा आपके कृषि कार्य होते हैं। ये पांच आपके होते, ठीक है। मकान संपत्ति से आय के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। इसके पूर्व इन पांच बिंदुओं को भी समझेंगे। पूर्णतः किराए पर दिया गया मकान, फ्लैट, बंगला, ये अनुसार परियों हो वार्षिक उपयोग में से वैधानिक छूट और ब्याज की कटौती घटाने के बाद दिया जाएगा। एक पॉइंट मैं बता दूं, फिर उसके बाद हम बहुत आगे चलेंगे। अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ और थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये आप फाइनल ईयर में पढ़ चुके हैं। इसको मैं केवल ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और जो मुख्य बिंदुएं जहां पर होंगी उन बिंदुओं को हम और आगे लेके जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें पूर्णतः स्वयं आवास। पूर्णतः स्वयं आवास में जो मकान है इसमें आपका बिल्डिंग भवन है, फ्लैट है, बंगला है, यह शामिल होता है। तो कोई दो लेकिन ऋण के ब्याज की कटौती की पात्रता, किराए से या अंशतः स्वयं का आवास, तो किराए से दिए गए भाग का एवं स्वयं के भाग का दोनों का अलग अलग मूल्यांकन होगा। इसको समझने के लिए जैसे कि एक मकान हो, दो मकान हो, तीन मकान हो, ऐसा भी होता है। एक मकान में भी व्यक्ति रहता है और चार पार्ट में और उसमें से एक पार्ट में स्वयं रह रहा हो, दूसरा, तीसरा और चौथे पार्ट को किराए पर दिया हो, ठीक है। तो मकान का कितना हुआ, ये 100% हो गया। मासिक कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। और ये तीनों में यदि हम मिला दें तो एक कितना हुआ, 75% हो गया, ठीक है ना। तो ये अवस्था एक मकान है उसका 25% भाग में स्वयं रह रहा है लेकिन 75% भाग को किराए पर दे दिया है। तो इन दोनों का मूल्यांकन जो है अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको इसको समझना है कि किराए से दिए गए भाग का स्वयं उपयोग कर रहा है या फिर वह उसको किराए पर दिया है। इन दोनों के लिए उसका वैल्यूएशन जब करेंगे तो अलग अलग करेंगे, मूल्यांकन अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें के व्यापार के लिए उपयोग में लाने या कार्यालय व्यापार के लिए दिया जाता है, उसके लिए भी भवन जो बिल्डिंग है वो किराए पर दिए जाते हैं, गोडाउन के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है, या कार्यालय के रूप में दिया जाता है। तो मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत गणना इसकी नहीं की जाती है या व्यापार पैसे के अंतर्गत आ जाएगा, नेक्स्ट शीर्षक के अंतर्गत होगा। लास्ट पॉइंट है आप कृषि कार्यों के लिए उपयोग। ये आप जानते हैं कि भारत में कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जमीन है वो कौन-सा काम होता है। तो यहाँ पर आपके लिए तीन मुख्य बिंदु हो गए, पूर्णतः किराए पर, पूर्णतः स्वयं आवास और अंशतः किराए। तो ये तीन मुख्य बिंदु है जिन पे आपको
मूल्यांकन करना हो। तो मकान संपत्ति में कर संपत्तियां यानी कि टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई मकान, अब इसमें संपत्ति किस भवन अथवा मकान तथा उससे जुड़ी हुई खाली भूमि या जमीन के रूप में होनी चाहिए। बिल्डिंग्स ऑफ हाउस एंड लैंड अटैच्ड और ओपन लैंड अप्रोचमेंट। तो मकान संपत्ति से आय दो रूपों से प्राप्त होती है या दो रूपों से प्राप्त हो सकती है। पहला तो ये मकान या मकान से लगी हुई कोई भी खुली भूमि, इसमें से किसी एक अथवा दोनों को किराए पर उठाने से उसको प्राप्त हुई हो और इस शीर्षक के अंतर्गत ये कर योग्य होंगे। यहाँ पे हम समझने की बहुत ही आवश्यकता होती है कि मकान और उससे लगी हुई जो संलग्न भूमि है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या डेफिनेशन। तो मकान या भवन से खास है। तो आयकर अधिनियम में मकान को परिभाषित नहीं किया गया है, यह एक विस्तृत पार्ट है। इसमें इसके अंतर्गत जो है इसके निर्णय के आधार पर हम मकान के अंतर्गत रहने वाले मकान, कार्यालय के लिए उपयोग करने वाली या इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिस के लिए या भंडारण की दुकान, सांस्कृतिक भवन हो, कार्यक्रम के लिए हो, स्टेडियम हो, लेक्चर हॉल हो, इन सबको मकान या भवन इसमें शामिल किया गया है। मकान से जुड़ी भूमि मतलब अधिकांशतः मकानों के साथ खुली हुई संलग्न होती है, जैसे कि आपके मकान खुला हुआ गलियारा बनाया जाता है। मकान के मुख्य द्वार से मकान में डाली हुई एक लॉबी छोड़ी जाती है, खेल का स्थान है, वाहन है, वहां खड़ा करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई हो, पशुपालन कर रहे हैं और पशु इसके लिए शेड अलग से बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें ये मकान के ही हिस्से होते हैं, लेकिन ये संस्था इन्हें भी किराए पर उठाने से प्राप्त आय इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और वह प्रयोगी होता है। ठीक है, तो जगबंधु आप करने आए भाई। अब या भवन है तो इसमें हम किन चीजों को शामिल करते हैं, ये मैंने जैसे आपको अभी बताया कि कर योग्य मकान या उससे लगी हुई भूमि या संपत्तियां। तो मकान या उससे लगी हुई भूमि को किराए पर उठाने से जो आय होती है उसको मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। तो इसमें मकान या भवन, तो मकान के अंतर्गत हम इसको शामिल किए अभी, जैसे कि निवासी मकान है, कार्यालय के प्रयोग के लिए ले लेते हैं, गोदाम के लिए ले लेते हैं, दुकान है, सिनेमा हॉल है, मनोरंजन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाने वाला भवन है, स्टेडियम है, लेक्चर हॉल है। तो इस तरीके से मकान या भवन। दूसरा है मकान से लगी हुई भूमि, इसमें हम क्या करते हैं, निवासी जो मकान में खुले गैलरी होते हैं, मकान के अंतर्गत जो मुख्य द्वार से वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है, लॉबी होता है, चौक है, यानी कि मकान का कंपाउंड चारों तरफ हम घेरते हैं और बीच में मकान बनाते हैं। कुछ ऐसे आप देखोगे बंगलो चारों तरफ खुला हुआ एरिया रहता है, बीच में पार्ट होता है। ठीक है, बागीचा बनाते हैं, खेलने के लिए स्थान बनाते हैं, वाहन रखने के लिए स्थान होता है, पशुओं को रखने के लिए शेड तैयार किए जाते हैं, मकान के विभिन्न भागों को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है वह भी। ठीक है, ये क्या होगा, मकान से लगी हुई भूमि के अंतर्गत कैलकुलेशन की जाती है। अब करदाता का मकान स्वामी हो, ये भी मुख्य बात है आपका कि करदाता का मकान का स्वामी होना चाहिए। ओनरशिप ऑफ एक्सेस मींस मकान शीर्षक के अंतर्गत उन्हीं मकानों या भवनों की आय को कर योग्य किया जाता है जिनका स्वामी वास्तव में करदाता होता है। करदाता मतलब कि जो टैक्स पे होता है। ठीक है, तो मकान का स्वामी तो जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है कानूनी स्वामी, दूसरा होता है लाभकारी स्वामी।
तो करदाता का मकान संपत्ति का कानूनी स्वामित्व ऑनर, लॉ ऑनर कहेंगे तो होम, अर्थात करदाता के नाम पे उस भवन का पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके नाम ठीक है। तो मकान व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, रहने की दशा में रहन रखने वाला व्यक्ति, यानी कि जैसे गिरवी रख दिया जाता है मॉर्गेज, ठीक है। तो व्यक्ति को मकान का स्वामी माना जाएगा। कोई व्यक्ति यदि अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति को, अपने पुत्र या पुत्री को संपत्ति उचित मूल्य के अभाव में हस्तांतरित करता है, तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति उसका स्वामी माना जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा, यानी पति पत्नी के बीच अलग रहने का समझौता होने पर होना चाहिए, हस्तांतरित होना चाहिए, माना जाए। नाबालिग में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया जाएगा या बेटी को शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, मकान का स्वामी किसको माना जाएगा? माना गया जो स्वामित्व है, डीम्ड ओनरशिप, ये भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 27 अंडर सेक्शन 27 में इसको परिभाषित किया गया है। यानी विवादित संपत्ति की दशा में जिस व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जे स्वामी माना जाएगा, पट्टे पर ली गई भूमि पर मकान का निर्माण करने वाले व्यक्ति को उसका स्वामी माना। सहकारी समिति से आवंटित मकान का स्वामी उसका प्राप्तकर्ता सदस्य होगा। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल अपने नाबालिग पुत्र या अविवाहित पुत्री को मकान संपत्ति ट्रांसफर कर दी गई हो, तो हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा, कंडीशन पर जहां पर वो माइनर नहीं, ठीक है ना, माइनॉरिटी जिसको। संयुक्त स्वामी होने पर अपने अपने हिस्से अलग अलग स्वामी तो माने जाएंगे। संयुक्त परिवार होता है और उसमें अलग अलग हिस्से के लिए हिस्सा बंटवारा जो हम बात करते हैं, अविभाजित संपत्ति का स्वामी, तो ये माना गया स्वामित्व है डीम्ड ओनरशिप। अब का मकान का स्वामित्व होना, ये बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मकान भारत में, ठीक है, मकान जो है वह भारत में होना चाहिए जहां पर है। तो मकान या भवन या उससे संलग्न भूमि जो है वह भारत में स्थित होना चाहिए और इससे प्राप्त होने वाली जो आय है वो करदाता द्वारा भारत में कमाई गई या प्राप्त मानी जाएगी। इसको आपको बताया था कि प्राप्त करना या प्राप्त मानी गई हो तो कौन सी चीजें हैं, ये वही यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट होगा, आशय। आगे बढ़ते हैं। इसमें विदेश में स्थित मकान, ठीक है, मकान यदि आप भारत में तो ठीक है भाई, वो तो पूरा पूरा आ जाता है आपका। अब विदेश में स्थित मकान, तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 22 में इसको परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मकान विदेश में स्थित है तो उससे प्राप्त होने वाली आय केवल निवासी करदाता की दशा में ही कर योग्य होगी। यदि ऐसे मकान भारत में प्राप्त किया गया हो, ऐसी आय को भारत में प्राप्त किया गया हो, तब यह असाधारण निवासी करदाता या अनिवासी करदाता के लिए भी कर योग्य मानी जाएगी। इस पॉइंट को मैं फिर से कह रहा हूं, यदि ऐसी आय को भारत में प्राप्त किया तब यह असाधारण निवासी करदाता तथा अनिवासी करदाता के लिए भी कर योग्य मानी जाएगी। अब कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य की गणना, तो इसकी गणना के लिए हम करेंगे, आगे इसका चलेंगे निर्धारण करने की उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं और किस तरीके से की जाएंगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य को ही आधार माना जाता है, इसलिए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये जो गणना हम करेंगे ये आगे करेंगे, अभी तो जो एक कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो गणना करते समय आपको इसके रूल रेगुलेशन और इसके बात करें।
तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर लगाने के लिए मकान का वार्षिक मूल्य को आप बेस मानेंगे, यानी वार्षिक मूल्य की आपको गणना करनी है और उसके आधार पर आपको तो कर लगाने के लिए वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें वार्षिक मूल्य ही कर निर्धारण का आधार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लेट आउट बिल्डिंग इज बिजनेस एसेस। तो करदाता द्वारा मकानों को किराए पर उठाया या पैसे में प्रयोग किया जाने वाला मकान, स्वयं रहने का मकान या व्यवसाय अथवा पैसे में प्रयोग किए जाने वाले मकान। यदि करदाता ने मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया है तो इस शीर्षक के अंतर्गत ऐसे मकान के वार्षिक मूल्य पर किसी भी प्रकार से कोई कर नहीं लगेगा, वह एग्जम्प्टेड होगा, स्वयं रहने पर। ठीक है, हाँ वो भी अभी गणना आगे वो सारी चीजें आएंगी। अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, फिर गणना के समय में देखेंगे कि उसका वार्षिक मूल्य निकालना। हाँ 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 बिल्कुल, जमीन की वैल्यू नहीं आती है तो उसमें उसके जो टैक्स वगैरह ना उसके वैल्यूएशन वगैरह भी उस समय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि यदि करदाता ने मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया है तो इस शीर्षक के अंतर्गत ऐसे मकान में वार्षिक मूल्य पर कर नहीं लगाया जाएगा। यदि मकान अपने व्यवसाय और पेशे के लिए प्रयोग किया जाता है तो इस शीर्षक के अंतर्गत वो कर योग्य नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसे मकान की आय व्यापार तथा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। व्यापार पेशे वाले पार्ट में तो चला जाएगा। ठीक है, अब मकान पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होना, ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्वामी के मकान के हिस्से को एक अलग इकाई के रूप में मानकर प्रत्येक हिस्से की गणना आयकर में अलग अलग किया जाएगा। माने उसको एक इकाई माना जाएगा। भाई एक मकान है उसके 4 भाग हैं, 4 लोगों के हिस्से में तो वो 4 यानी 4 यूनिट होंगे और उसके अनुसार से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक हिस्से को एक मकान मानकर उसकी गणना की। ठीक है ना, एक मकान है जिसका 4 पार्ट हो गया। अब ये 4 पार्ट हो गया, 4 लोग रह रहे हैं तो ये चारों अलग अलग मकान माना गया। बना तो एक है लेकिन उसके पार्ट 4 है, 4 लोग रह रहे हैं तो उसके 4 स्वामी, 4 इकाइयों के रूप में उसका कैलकुलेशन है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक जो हिस्सा है इसका एक ही और एक ही स्वामी, लेकिन एक मकान में स्वयं रह रहा है, बाकी 3 मकान को उसने किराए पर दे रखा, तो 4 यूनिट हो गई उसकी, तो एक यूनिट उसकी क्या हो गई, एक्सेम्प्ट हो गई। बाकी 3 यूनिट जो है वो कर योग्य के अंतर्गत आएगा और उसका कैलकुलेशन होगा। तो यानी चारों का अलग अलग हिस्से में होगा, क्योंकि इसमें उसका टैक्स कितना दे रहा है, उसका बिजली पानी और सारे खर्चों को अलग अलग करेंगे। तो ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जब पहुंचेंगे तब उस समय उसको सारी चीजों को हम कैलकुलेशन देंगे। तो यहाँ पर मकान अब माना गया स्वामी, माना गया स्वामी धारा 27 के अंतर्गत आपको बताया कि का जो स्वामी है उसको किसको माना जाएगा। तो माना गया स्वामी डीम्ड ऑनर, बिना प्रतिफल के अवयस्क बच्चे को या जीवन साथी को मकान हस्तांतरित। आयकर अधिनियम की धारा 27 में इसको परिभाषित किया गया है, 27(a)(27)(1). यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चे को नगद राशि देता है तथा उससे मकान संपत्ति क्रय कर लेता है तो नगद राशि देने वाला स्वामी भी माना जाएगा। ठीक है, यदि सहकारी समिति इसका सदस्य है, ठीक है, तो यदि सहकारी समिति है, ये आयकर अधिनियम की धारा 27(3) में इसको परिभाषित किया गया है। कंपनी या व्यक्तियों का समुदाय अपने किसी सदस्य को किसी भवन निर्माण योजना के अंतर्गत भवन या आंशिक भाग का आवंटन करता है तो ऐसी स्थिति में सदस्यों का भवन आंशिक भाग का स्वामी माना जाएगा। ठीक है,
ऐसी संपत्ति जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 27(2) में इसको परिभाषित किया गया है। ऐसी संपत्तियां जो अविभाज्य होती है, ऐसी संपत्तियों पर धारक को ही संपत्ति का स्वामी माना जाएगा, यानी जो उसमें रह रहा है। ठीक है, अविभाज्य यानी कि हिस्सा बंटवारा नहीं हो सकता है जिसका, है ना, उन सभी संपत्तियों के धारक को ही संपत्ति का स्वामी माना जाता है। इसमें कुछ बातें और आती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके उप किराएदार, तो उप किराएदार यानी कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सब टेनेंट। इसमें यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं किराए पर रहता है, मकान के कुछ भाग को किराए पर उठाकर स्वयं किराया प्राप्त करता है, ठीक है, किराए में ले रहा है उस मकान में, और उस मकान का कुछ पार्ट किसी दूसरे को दे देता है, तो दूसरे किराएदार को किराएदार कहा जाएगा। ठीक है, तो मूल किराएदार द्वारा किराएदार से प्राप्त किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, कर योग्य माना जाएगा, और मकान संपत्ति के अंतर्गत नहीं, क्योंकि मूल किराएदार वास्तव में मकान का स्वामी। ठीक है, तो किराएदार जो होगा वो कहां चला जाएगा, अदर सोर्स के अंतर्गत अन्य। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों पर विशेष ध्यान रखनी है आपको। संयुक्त किराए का विभाजन, यानी जब मकान मालिक मकान के साथ गैस, बिजली, पानी, ठीक है, आदि सुविधाएं देता है, प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है, तो ऐसे मकान से प्राप्त होने वाला संयुक्त किराया कहलाता है। तो ऐसे किराए से इन सुविधाओं का मूल्य घटा दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, और शेष राशि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। भवन के साथ यदि मशीन दिया है, फर्नीचर दिया है, तो इसमें सुसज्जित और असुसज्जित, ठीक है ना, जिसमें कि मकान आपको दिया है उसमें नहीं है, यदि वेल फर्निश्ड है मतलब वो सुसज्जित मकान है, तो यहाँ जब कैलकुलेशन के समय में हम उसको देखेंगे कि मकान सुसज्जित है या असुसज्जित। ठीक है, तो उस समय में उसकी कैलकुलेशन जो नॉर्म्स होगा उसके आधार पर करें। जैसे कि अभी वेतन में हम कर रहे थे, हाउस रेंट निकालते थे, तो उस समय हम ये देखते थे कि मकान जब हाउस रेंट अलाउंस का जब हम कैलकुलेशन करते थे तो देखते थे कि मकान सुसज्जित है या असुसज्जित, तो उस समय हम फर्नीचर का 10% तो यहाँ पर आपको देखना होगा। तो भवन के साथ फर्नीचर, मशीन यदि वो किराए पर देता है, तो यदि कोई भवन ऐसा है जिसमें मशीन है, फर्नीचर है, ठीक है, तो उसको अलग नहीं कर सकते, माने सुसज्जित मकान के अंतर्गत लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप देखोगे कि कोई कारखाना है, उसमें मशीनरी वगैरह सब लगी है और उसको किराए पर दिया है, सिनेमा हॉल है, ठीक है, फर्नीचर के साथ में दिए, तो ऐसे भवन से जो प्राप्त किराए से जो आय है मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। ठीक है, स्वयं रहने का मकान मालिक मकान में स्वयं रहता है, तो ऐसे मकान का आय शून्य माना जाता है, यानी मुक्त होता है। ठीक है, स्वयं रहने के एक से अधिक मकान हो, कुछ आप देखो एक मकान के अलावा और भी कोई मकान है, तो यदि करदाता के पास स्वयं के रहने के लिए एक से अधिक मकान है, तो ऐसे मकानों में से एक मकान को छोड़कर बाकी जो मकान है उसका मूल्य ज्ञात किया जाएगा, जैसे कि वो किराए पर उठाए गए। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिसको कि आपको देखना है। कुछ मकान संपत्तियों की आय कर मुक्त होता है होना, जैसे कि कृषि उपयोग में आने वाली जो मकान है, कृषि मकान से आय है कर मुक्त होता है, जैसे कि मेडिकल के लिए है, एजुकेशन के लिए है, गेम्स के लिए है, या टेक्नोलॉजी के लिए है, या कोई आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी की मकान संपत्ति से आय है, ये सभी एग्जेम्प्टेड होते हैं, कर मुक्त होते हैं। ठीक है, धार्मिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, खेल कूद के लिए हैं, ऐसे जो होते हैं उनको कर मुक्त होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लेबर
यूनियन का है, श्रम संघ, या फिर पॉलिटिकल जो होते हैं राजनीतिक दलों के, या धार्मिक ट्रस्ट, ठीक है, इनके स्वामित्व वाली संपत्ति से आय जो होती है वह भी कर मुक्त। वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु गोदाम की आय कर मुक्त होती है। अब मकान संपत्ति की कर मुक्त आय जो है, टैक्स फ्री इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ये पॉइंट आप लोग पॉइंट नोट करते जा रहे हैं कि नहीं? मकान संपत्ति की कर मुक्त आय दो प्रकार की होती है। एक तो होता है पूर्णता कर मुक्त आय, और दूसरा सकल कुल आय में से कटौती योग्य आय, ठीक है। अब मकान संपत्ति की कर मुक्त आय ये दो प्रकार से नोट करते चले जाए, मैं नोट नहीं किया हूं यहाँ पर। एक होती है पूर्णतः कर मुक्त आय, और दूसरा सकल कुल आय में से कटौती योग्य आय। अब पूर्णतः कर मुक्त आय जो कि मैंने अभी बताया, उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत स्वयं के रहने के मकान से आय, करदाता द्वारा अपने व्यापार को पैसे में प्रयोग लाने वाले मकान से आय, ये धारा 22 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 25 मकान से आय जो स्वयं रहने के लिए है, लेकिन अपनी नौकरी, व्यापार और पैसे अन्य किसी स्थान पर होने के कारण से वह उस मकान में पूरे 10 वर्ष ना स्वयं रह सका और ना उसने इस मकान का कोई अन्य लाभ लिया या अन्य लाभ प्राप्त किया, कर मुक्त हो गया पूर्णतः। तो जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपको, मकान संपत्ति में वैधानिक शोध संघ हो या प्राधिकरण हो, राजनीतिक पार्टी के लिए हो, पुण्यार्थ ट्रस्ट के लिए हो, धर्मार्थ के लिए हो, या गैर लाभकारी संस्थाएं हो, इसमें गैर व्यापारिक लाभ में क्या क्या जाते हैं, जैसे कि आपका अस्पताल है, चिकित्सा संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, शिक्षण संस्थाएं हैं, या अंडर सेक्शन 23C के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। कृषि भूमि पर उसके पास स्थित मकान है, फार्म हाउस जो है वह अंडर सेक्शन 21A के अंतर्गत कर मुक्त है। जैसे कि राजा हैं और उनकी रियायत, ठीक है, उनका वार्षिक मूल्य वह भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आते हैं सकल कुल आय में से कटौती योग्य आय। तो सकल कुल आय में से ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें वे आय जो करदाता की सकल कुल आय में से आय में तो शामिल होती है, लेकिन वे कुल आय में शामिल नहीं होती। जैसे एक सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदाम किराए पर देने से आय, एक सहकारी समिति की मकान संपत्ति से आय यदि समिति की सकल कुल आय 20,000 रुपए से अधिक ना हो, वह समिति मकान बनाने वाली शहरी उपभोक्ता समिति, यातायात समिति या शक्ति के प्रयोग से वस्तुएं निर्मित करने वाली समिति नहीं होती। तो ये महत्वपूर्ण है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना की जाएगी। वो किराए पर उठता है, जो है जो आप की बात कर रहे हैं, तो ये संस्थागत है, एक संस्था है, वह अपने कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करता है, आवास सुविधा देता है, वह उसकी, ठीक है। और जो लीज मत ले लेते हैं तो उनका मालिकाना होगा, तो वो फिर हाउस प्रॉपर्टी में कर देता है। हाँ हाँ सालाना, हाँ
वो लीज जो मिलती है, जैसे 33 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल, ये। अब हम आते हैं मकान संपत्ति से आय। संपत्ति से आय इस के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना, कर योग्य आय की गणना। आय की गणना जो की जाती है, इसमें तीन बातें हैं, तीन भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहला इसके अंतर्गत होगा है वार्षिक मूल्य का निर्धारण, सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। दूसरा वार्षिक मूल्य, या शुद्ध वार्षिक मूल्य। तीसरा पॉइंट होगा जो शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौती। ठीक है, इसको घटाना। तो ये तीन मुख्य बिंदु आपको ध्यान, ठीक है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करेंगे, तो उसमें देखेंगे सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना, वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य निकालना, और शुद्ध वार्षिक मूल्य उसमें जो कटौतियां थी, ठीक है, उसको इसमें से घटाना। ठीक है, तो मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है ये देखिए आप, इसको भी मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। पहले तो हम इन तीनों पॉइंटों पर देख के चर्चा कर लें। सकल वार्षिक मूल्य का वैल्यू, तो सकल वार्षिक मूल्य का एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब इसकी सही गणना के आधार कैलकुलेशन बेस जाएंगे, तो मकान संपत्ति से आय की गणना इसे की जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आयकर अधिनियम में केवल वार्षिक मूल्य किया जाता है, एनुअल वैल्यू, ठीक है। सकल वार्षिक मूल्य नहीं, ग्रास, ठीक है, ग्रास एनुअल वैल्यू नहीं, एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य। तो यहाँ पर आपको काफी सावधानी से करना है। मकान की संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का कुछ घटकों के आधार पर होती है, जैसे मकान का नगर पालिका मूल्य, मकान का उचित किराया, किराएदार से मकान का स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, मानक मूल्य, ठीक है, ये किराया। तो इन सभी बातों को समझना होगा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि मकान का नगर पालिका में क्या है, मकान का उचित किराया क्या है, क्या किराएदार से वास्तविक प्राप्त राशि क्या, या मकान का जो प्रमाण मूल्य है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। किसी मकान संपत्ति के मूल्य की गणना जब हम करते हैं, तो उस समय संपत्ति का उचित किराया देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी संपत्ति का उचित प्रत्याशित किराया,
वह रकम मानी जाएगी जो संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और दूसरा फेयर रेंट ऑफ द संपत्ति का किराया, दोनों ही में से अधिक रकम मानक किराए यदि लागू है तो से अधिक नहीं हो सकता, और वास्तविक प्राप्त या प्राप्त किराया, ये जो आपका संपत्ति का नगर पालिका मूल्य जो है और संपत्ति का उचित किराया और वास्तविक प्राप्त किराया, दोनों में से जो भी अधिक होगा वही संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य, ग्रास एनुअल वैल्यू। तो ग्रास एनुअल वैल्यू या हम कहेंगे ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होगी, पालिका मूल्य उचित किराया जो अधिक, ठीक है, मूल्य और उचित किराया, इन दोनों में जो अधिक होगा, ठीक है, उसको फिर वास्तविक प्राप्त किराया, ठीक है, अब इन दोनों में जो ठीक है, नगर पालिका मूल्य उचित किराया, इन दोनों में से जो अधिक होगा, अब वो जो अधिक होगा बोलोगे तब उसमें देखना ये वास्तविक प्राप्त किराया, तो इन दोनों में जो अधिक होगा वही उसका सकल वार्षिक मूल्य, ठीक है, तो सॉरी कम होगा, हाँ कम। अब इसमें मकान का नगर पालिका मूल्यांकन, अब ये क्या होता है, थोड़ा सा ये भी कर लीजिए, आप लोग पहले पढ़ते हो, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा मैं फास्ट आपको मैं बता देता हूँ। इसमें मकान का नगर पालिका मूल्यांकन, प्रत्येक नगर की जो लोकल अथॉरिटी होती है, स्थानीय सत्ता, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा मकानों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसे कि नगर पालिका मूल्यांकन कहा जाता है। ये मकानों के आकार, संपत्ति का निर्माण, उसकी संपत्ति की निर्माण की लागत और उसमें स्थित उसी तरह की संपत्तियों का किराया, ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होती हैं, इन तथ्यों के आधार पर इसको तय किया जाता है, ठीक है। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन जो है वो कैसे तय होता है, वह लोकल अथॉरिटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो करता है, ठीक है। उसका आधार क्या होता है, उसके आसपास का जो मकान है बाढ़ में आई है, कैसी आई है, किस तरीके से बनी है, उसके आधार। दूसरा लोकल अथॉरिटी होता है स्थानीय सत्ता के कर, ठीक है। तो स्थानीय सत्ता के द्वारा मकान के संबंध में कर की वसूली, जैसे कि होता है ग्रीन कर, हाउस रेंट, ठीक है, जैसे कि सफाई के लिए होता है, जलकर होता है आपके लिए सफाई, सीवरेज टैक्सेस, है ना। तो इस तरीके से ये टैक्सेस कहाँ लिए जाते हैं, लोकल अथॉरिटी। संयुक्त किराया का जो है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी मकान का स्वामी मकान के किराए पर उठा देता है और स्वयं उन सुविधाएं देता है, जैसे कि गैस है, बिजली है, पानी है, मानी की सुविधा है, लिफ्ट है, वाहन तो प्राप्त किराया वो संयुक्त किराया है, जिसमें सारी सुविधाएं वो प्रदान करता है। इसके अलावा यदि मकान के साथ फर्नीचर है तो इससे प्राप्त होने वाला किराया भी वास्तविक प्राप्त किराया
किराया है। तो यदि मकान मालिक ने किराए नामे के गैस है, बिजली है, पानी है, माली है आदि की सुविधाएं दी हैं, तो प्राप्त किराए में से ऐसे प्रयोग की राशि को घटा दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी, और वास्तविक प्राप्त किराया डिफेक्ट रेंट भी इसको कहते हैं। तो परंतु इस किराए में चौकीदार का वेतन माइनस नहीं किया जा रहा है, वास्तविक किराया। तो वास्तविक प्राप्त किराया गणना करते समय में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जिस समय में आप ये देखेंगे अब प्राप्त किराया प्राप्त किराया है उसके उसमें देखना खाली रहने का जो है आपको उसमें जैसे कि खाली रहने जो बाकी है इसमें खाली रहने की अवधि की जो किराया है वो अभी देखना होगा। ये महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं जब वास्तविक प्राप्त किराया की जब आप गणना करें। ठीक है, मतलब प्राप्त किराया यदि किसी गत वर्ष में किसी मकान मालिक द्वारा कोई किराया वसूल नहीं हो रहा है तो ऐसे किराए की राशि को वास्तविक प्राप्त किराए में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं करते हैं। ठीक है, कोई प्राप्त नहीं किराया तो शामिल नेक्स्ट ये भी समझाया हो गया, वास्तविक प्राप्त किराया हो गया। अब उचित किराया का में अधिकतम राशि पर मकान को किराए पर उठाया जा सकता है। ठीक है, मकान में जो किराए की राशि हो, ठीक है, उठाया जा सकता है, मकान का उचित किराया कहेंगे, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि है ना। मान लीजिए भाई कोई मकान का किराया दे रहा है, भाई 10,000 रुपए महीना ले रहा है, वो अधिकतम हो गया उससे कम में मिल सकता है ना। तो अधिकतम तो वो मकान का उचित किराया होगा। अब नेक्स्ट एक प्रमाणित किराया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड प्रमाणित किराया वे जहां किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है। आपको ध्यान रखना होगा, किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है, वहां किराया नियंत्रण अधिकारी मकानों का किराया निर्धारित कर दिया जाता है। तो ऐसे मानक किराया या प्रमाणित किराया इसको कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो आपके पास मूल्यांकन में क्या होगा, 4 जिसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है ना, कौन कौन सा किराया आपको देखना है भाई? एक तो हो गया वास्तविक प्राप्त किराया, वास्तविक प्राप्त किराया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया किराया, तीसरा क्या हो गया आपका प्रमाणित किराया हो गया, और चौथा क्या हो गया आपका नगर पालिका में। तो किराए का बाइफरकेशन हो गया, वास्तविक प्राप्त किराया, वास्तव में उसने कितना प्राप्त किया, उचित किराया फेयर रेंट, इसके भी बारे में बात की। प्रमाणित जहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है और वहां पर जो निर्धारित होती है वह आपका प्रमाणित किराया हो गया। नगर पालिका लोकल अथॉरिटी जो नगर निगम होती है उसके द्वारा उसका वैल्यूएशन किया जाता है, नगर पालिका। तो ये 4 मुख्य बातें होंगी।
अब इसके उपरांत आपको देखना होगा नगर पालिका कर, नगर पालिका म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। अब इसमें जैसे कि म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटी जो है विभिन्न सुविधाएं देता है, पानी, बिजली, ठीक है ना, सफाई के लिए, मरम्मत के लिए, शिक्षा के लिए, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे कर संपूर्ण रूप से मकान मालिक द्वारा ही वहन किया जाता है। कभी कभी आंशिक रूप से मकान मालिक या किराएदार द्वारा भी इसको वहन किया जाता है। तो मकान का सकल वार्षिक मूल्य में से केवल मकान मालिक द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर घटाने के बाद शेष राशि मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। चलिए, वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना ये किस तरीके से किया जाएगा? सकल ग्रॉस अलग है आपका, वार्षिक मूल्य और शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना अलग है, ठीक है। सकल ग्रॉस सबको लेते हैं, वार्षिक मूल्य अलग होता है, ठीक है ना। चलिए, वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य, तो वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू, आयकर अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत किसी संपत्ति के वार्षिक मूल्य को परिभाषित किया गया है। वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस राशि से है जितने में संपत्ति उचित रूप से प्रतिवर्ष किराए पर उठाई जा सकती है। यदि संपत्ति किराए पर उठाई हुई है और संपत्ति पर प्राप्त या प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया आपके वार्षिक मूल्य में वर्णित उचित किराए से अधिक है, तो प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाला किराया, यदि संपत्ति किराए पर उठाई हुई है और यह संपत्ति गत वर्ष में संपूर्ण वर्ष अथवा आंशिक रूप से खाली रही है और मकान के स्वामी को प्राप्त या प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया इस खाली रहने के कारण वार्षिक मूल्य में वर्णित किराए से कम है, तो ऐसा प्राप्त अथवा अप्राप्त होने वाला किराया, तो इसमें हम ये देखते हैं संपत्ति की उचित रूप से प्रतिवर्ष किराए पर उठाई जा सकती है, प्राप्त या प्राप्त किराया प्रत्याशित रकम से अधिक होना, और शुद्ध या समायोजित वार्षिक मूल्य यानी कि नेट और एडजस्ट एनुअल वैल्यू। वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की जब हम गणना करते हैं तो आयकर अधिनियम में वार्षिक मूल्य इसका हम उल्लेख करते हैं एनुअल वैल्यू। तो अधिनियम के अनुसार मकान का वार्षिक मूल्य वह मूल्य है जो मकान के संबंध में नगर पालिका करों को वास्तविक रूप से मकान के स्वामी द्वारा भुगतान किए जाने पर, ठीक है, घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है, ठीक है, नगर पालिका करों को घटाने से पहले जो मूल्य है उसे सकल वार्षिक मूल्य कहा जाए। तो वार्षिक मूल्य की गणना जब हम करते हैं तो सबसे पहले सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, ग्रॉस वैल्यू लेके सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण जो मैंने आपको बताया पहले। इसके उपरांत वार्षिक मूल्य में से मकान के स्वामी द्वारा मकान के संबंध में वास्तव में चुकाया गया किराया
नगर पालिका के कर को घटा दिया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो वार्षिक मूल्य जो है, अब चलिए वार्षिक मूल्य जो होगा एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 23 में इसको परिभाषित किया गया है। वार्षिक मूल्य का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक मूल्य की सही निर्धारण पर ही मकान संपत्ति की कर योग्य आय ज्ञात की जा सकती है। वार्षिक मूल्य से आशय ऐसी राशि से है जिस पर वह संपत्ति प्रति वर्ष उचित किराए पर दी जा सकती हो। तो आयकर अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत संपत्ति का वार्षिक मूल्य जो निर्धारित किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया कि कैसे निर्धारित करेंगे। ऐसी राशि जिस पर संपत्ति को वर्ष 10 वर्ष वर्ष दर वर्ष, यानी कि आपको ईयर टू ईयर, ठीक है, किराए पर उठाया जा सकता है, अर्थात उचित प्रत्याशित किराया, रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेड रेंट। संपत्ति का प्राप्त या प्राप्त किराया जो कि उचित किराया में उल्लेखित उचित किराए से अधिक हो, या संपत्ति गत वर्ष में संपूर्ण या आंशिक अवधि के लिए खाली रहा हो और प्राप्त किराया हो, जो भी आपको वार्षिक किराए के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया। अब सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण जो 3 मुख्य बिंदु है मैंने आपको बताया कि 3 बिंदुओं पर वापस सुनते हैं। आपको 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया था, सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करना, ठीक है, दूसरा क्या था आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य ज्ञात करना, और ये 3 मुख्य बिंदु हैं वर्ष भर किराए पर उठाई गई मकान संपत्तियां, ठीक है। तो सकल वार्षिक मूल्य सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, ठीक है। यदि मकान वर्ष भर किराए पर उठा हुआ है तो सकल वार्षिक मूल्य क्या होगा, नगर पालिका मूल्य अथवा उचित किराया अथवा वास्तविक प्राप्त किराया, ठीक है, इन तीनों को, ठीक है, कौन कौन सा, इसके अंतर्गत यदि वर्ष भर किराए पर उठा हुआ है,